from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। अंधेरा हॉल, चटकती आवाज और हाथ में गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का डिब्बा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिनेमा का असली स्वाद कहाँ छिपा है? कहानी में, एक्टिंग में, या शायद उस पॉपकॉर्न के हर दाने में जो हमारे अनुभव को पूरा करता है। लेकिन अब हमारे देश में एक नई फिल्म चल रही है, पॉपकॉर्न और टैक्स। जी हाँ, पॉपकॉर्न जो कभी सिनेमा का साथी था, आज देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। टैक्स स्लैब्स ऐसे तय हो रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र हो। सोचिए, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर एक टैक्स, प्री मिक्स पॉपकॉर्न पर दूसरा टैक्स, और अगर आप कैरेमल पॉपकॉर्न खाना चाहें तो टैक्स का एक और स्तर तैयार है। ये सिनेमा है या टैक्सेशन का थ्रिलर, या ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो फिल्म बाद में देख लेना, पहले टैक्स स्लैब की स्क्रिप्ट समझ लो। क्या हम सच में यहाँ तक आ गए हैं? क्या पॉपकॉर्न के स्वाद को भी अब सरकारी नीतियों के साथ तोलना पड़ेगा? क्या पॉपकॉर्न सिर्फ मनोरंजन का साथी है, या अब ये देश की अर्थनीति का नया सितारा बन गया है? आज इसी के बारे में हम ऑल्टर ओपिनियन की वीडियो में बात करेंगे। जब कभी मैं सरकार को डिफेंड करने की कोशिश करता हूँ, निर्मला ताई एक नया भूचाल ले आती हैं। कुछ समय पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगा दिया। जहां इंडिया में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, वहां टैक्स लगा दिया। तो पीछे बैठी निर्मला ताई पॉपकॉर्न खा रही थी। हमें क्या पता था कि अगला नंबर पॉपकॉर्न का ही है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कहावत थोड़ी बदल गई है। आज हर दाने पर निर्मला जी का ही नाम है। आखिर पॉपकॉर्न के पीछे का रहस्य क्या है, उसे समझ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी पार्लियामेंट में 27 मार्च 2017 को पास किया गया, पर यह लागू 1 जुलाई 2017 से हुआ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि आप टैक्स को दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। जैसे कि सरकार ने अगर मैन्युफैक्चरर पे ये टैक्स लगाया, तो मैन्युफैक्चरर वो चीज़ को बेच के दुकानदार से कलेक्ट कर सकता है, और दुकानदार वो चीज़ कस्टमर को बेच के कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार ने जिसको लगाया उसी को टैक्स देना है। जीएसटी लाने का एक पर्पस था कि भारत में इससे पहले बहुत तरीके के टैक्स थे, वैट, सर्विस टैक्स और भी बहुत सारे। उन सबको मिलाकर एक टैक्स लाया गया, जीएसटी। मगर अभी भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, इन सब पर अभी भी वैट लगता है। मगर सरकार इन दो चीज़ों को भी जीएसटी के अंदर लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। भारत में जीएसटी से पहले इतने ज़्यादा तरीके के टैक्स थे कि हर जगह रायता फैला रहता था। जीएसटी को लाने का एक सिंपल पर्पस था, ताकि सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, वन नेशन वन टैक्स। मगर निर्मला ताई मुझे सांस लेने कहाँ देती हैं। हमने पॉपकॉर्न के बारे में इतना ज़्यादा कभी नहीं सोचा, तो शायद पॉपकॉर्न को बुरा लग गया। अब पॉपकॉर्न पे एक नहीं, दो नहीं, 4 अलग अलग तरीके के टैक्स लग सकते हैं। अगर नॉर्मली हम सॉल्टेड पॉपकॉर्न किसी थिएटर से खाएं, तो रेस्टोरेंट सर्विस का हिस्सा है, तो उस पर 5% लगेगा, क्योंकि उस पर नमक मिर्च लगने से वो नमकीन का हिस्सा बन जाता है, और नमकीन पे 5% टैक्स लगता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट आता है, कहानी इतनी आसान नहीं है। अगर यही पॉपकॉर्न प्री मिक्स्ड और लेबल्ड हो, तो उस पर टैक्स स्लैब 5% नहीं 12% लगेगा। आपको लगा ये कहानी खत्म हो गई? यहाँ आता है मूवी में एक और ट्विस्ट। अगर आपको कैरेमल वाले पॉपकॉर्न खाने हैं, तो आपको शायद 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस पर 18% टैक्स लगेगा, और पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप पॉपकॉर्न को मूवी टिकट के साथ एक कॉम्बो में खरीदते हैं, तो उस पर अलग टैक्स नहीं लगेगा। जो मूवी टिकट पर टैक्स लगा है, उतना ही परसेंटेज वहाँ पे भी लगेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब टैक्स को लेकर भारत में इतनी ज़्यादा मारामारी थी, किसी को टैक्स समझ ही नहीं आता था। इसीलिए उन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी लाया गया। अब इस सिंप्लीफाइड सिस्टम में भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को ऐड कर कंफ्यूजन कम करने के बजाय और बढ़ा दी है। और क्या गारंटी है सरकार इस पर रुक जाएगी? क्या पता आने वाले समय में डाइट कोक पे 12% और नॉर्मल कोक जिसमें शुगर एडेड है उसमें 18% लगने लग जाए। और क्या पता रेडी वाली लस्सी पे 5%, पैक्ड नमकीन लस्सी पे 12%, अगर मीठी लस्सी पीनी है तो 18% लगने लग जाए। भारत के पिछले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के.वी. सुब्रमण्यम का कहना है कि कॉम्प्लेक्सिटी इज ब्यूरोक्रेट्स डिलाइट एंड सिटीजन्स नाइटमेयर, यानी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पब्लिक में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, उनको क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो सवाल क्या उठाएंगे। और ये इतना ही नहीं है, जीएसटी
जो गुड एंड सर्विस टैक्स के बेस पर शुरू किया गया था, उसमें एक ही चीज़ पर चार टैक्स स्लैब लगाना कहाँ तक सही है। और जीएसटी तो पहले ही लोगों को समझ नहीं आता, उसी में भी एक चीज़ पर 4 टैक्स, अब तो भगवान ही बचाए। इन्फोसिस के पिछले सीएफओ मोहनदास पाई कहते हैं कि ये रेट सिली और कॉम्प्लेक्स हैं और उनके हिसाब से इससे टैक्स टेररिज्म हो सकता है। चलिए सिंपल मैथ्स करके समझते हैं। ग्लोबल डेटा के एस्टिमेशन के हिसाब से एस्टिमेटेड पॉपकॉर्न सेल्स इन 2025 इज 1700 करोड़। वैसे तो 3 स्लैब्स हैं, 5, 12 और 18%। एक बार के लिए मान लेते हैं कि सबसे महंगी स्लैब 18% यानी कि कैरेमल पॉपकॉर्न ही यूज़ हो रहे हैं और जितना भी सब बिका है वो सिर्फ कैरेमल पॉपकॉर्न ही बिका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कितना हो जाएगा? एज्यूमिंग द एंटायर अमाउंट इज टैक्सड एट 18%, GST collection from popcorn is equal to 18% of 1700, which is approximately 300 crores. अब टोटल GST कलेक्शन एस्टिमेशन के हिसाब से 2025 में 22 लाख करोड़ होने वाला है। तो जान लेते हैं कि पॉपकॉर्न का कंट्रीब्यूशन टोटल GST में कितना होगा, विच इज़ 300 डिवाइडेड बाई 22 लाख, जो कि सिर्फ 0.013% है। 0.013% के कंट्रीब्यूशन के लिए इतनी जो खिचड़ी पकाई उसका क्या होगा? उससे जो कन्फ्यूजन हुआ उसके पीछे का रैशनल क्या है, आखिर क्यों किया और इसका फ़ायदा क्या था, और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हुए ये सब लागू करने में और जो दुकानदारों को ये सब समझने में खर्चा होगा उसका क्या, और उसके साथ साथ जो कन्फ्यूजन होगा क्या वो ये सब कुछ ये जस्टिफाई करता है। और 0.013% तो मैक्सिमम है, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि सब 18% यानी कि कैरेमल पॉपकॉर्न भी बिकेंगे, पर असली में ऐसा थोड़ी है। असली में ज़्यादातर तो सॉल्टेड पॉपकॉर्न भी बिकते हैं, इसीलिए 0.013% से भी कम कंट्रीब्यूशन होने वाला है। चलिए एक ऑल्टर ओपिनियन एक्सप्लोर करते हैं। सरकार ने ये सब कंट्रोवर्सी के बाद एक स्टेटमेंट जारी की। एक बार के लिए सभी मीम्स और ट्रोल्स से ऊपर उठकर इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी रूल्स के अंडर गुड्स की क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग फूड आइटम इज गाइडेड बाय हार्मोनाइज्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसे HS क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसे WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया और ये सिस्टम 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में यूज़ होता है एंड अकाउंट्स फॉर मोर देन 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। टैक्स पेयर्स HSN कोड्स की मदद से इन गुड्स की क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पॉपकॉर्न का भी कोई क्लासिफिकेशन नंबर होगा। उस क्लासिफिकेशन नंबर में लिखा होगा कि कौन कौन से पॉपकॉर्न हार्मोनाइज्ड सिस्टम में आते हैं और किस किस को सिमिलर टैक्स रेट लगेगा। अगर वहाँ पे सिर्फ पॉपकॉर्न मेंशन्ड है तो यानी कि हर तरीके के पॉपकॉर्न, इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन कुछ भी हो, उस पर एक ही टैक्स रेट लगेगा। मगर वहाँ पे अगर मेंशन है कि पॉपकॉर्न इंक्लूड्स इंडियन पॉपकॉर्न या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन या कुछ भी, तो सिर्फ जो वहाँ पे मेंशन है उस पर हार्मोनाइज्ड टैक्स रेट लगेगा। तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता अगर सिर्फ पॉपकॉर्न लिखा है कि मेरा पॉपकॉर्न नहीं है, मेरा इंडियन पॉपकॉर्न है या मेरा ऑस्ट्रेलियन पॉपकॉर्न है तो मेरे पे टैक्स मत लगाओ। और कैरेमल पॉपकॉर्न की बात करें तो उस पर ज़्यादा टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि वो वैल्यू एडेड गुड है, क्योंकि उसमें कैरेमल का एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है, इस कारण उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू एडेड गुड्स पर ज़्यादा टैक्स क्यों होता है। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो पॉपकॉर्न पर GST दे रहा है, उसके साथ साथ वो फ्लेवर ऐड करने के लिए चॉकलेट, कैरेमल या कुछ भी चीज़ जैसी चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो उस पर GST जो रेट है शायद वो 5% ना हो, वो 12% भी हो सकता है, वो 18% भी हो सकता है, उसके अलग अलग GST रेट्स हो सकते हैं। अगर फाइनल पॉपकॉर्न का भी रेट सिर्फ 5% कर दिया जाए तो मैन्युफैक्चरर ज़्यादा GST पे करेगा, तो उसकी इनकमिंग कम होगी, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सरकार वैल्यू एडेड गुड्स पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। पर क्वेश्चन ये है, वैल्यू एडेड गुड्स पर ज़्यादा टैक्स जस्टिफाइबल है, मगर सॉल्ट या मिर्ची ऐड करना भी तो वैल्यू ऐड ही है, तो सॉल्टेड पॉपकॉर्न और कैरेमल पॉपकॉर्न में डिफ्रेंसिएशन क्यों? ऐसे तो हम एक ही क्लियर और ऐड करते रहेंगे और अलग अलग रेट्स बढ़ते ही रहेंगे। तो इस कारण ये कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, जिससे हमें फ़ायदा नहीं नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। और किताबों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पर अगर कॉमन सेंस यूज़ करें तो शायद डिसीजन में कॉमन सेंस की कमी है। और देश और शहर सिर्फ किताबों से नहीं चलते। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आर्थर लैफर ने 1974 में टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को समझने के लिए एक लैफर्स कर्व बनाई। लैफर्स कर्व एक बेल शेप्ड कर्व है जिसकी एक एंड में 0% टैक्स है, मतलब नो रेवेन्यू,
और एक तरफ 100% टैक्स है, मतलब जो भी कमाओगे सब सरकार ले जाएगी, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों के पास कोई अर्न करने का इंसेंटिव नहीं होगा। तो कोई भी सरकार 0 और 100 के बीच में कहीं टैक्स लगाएगी। ये थ्योरी ये समझाती है कि जितना टैक्स रेट कम होगा सरकार की टैक्स रेवेन्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जितना कम टैक्स रेट उतना ही ज़्यादा लोग इनकरेज होंगे टैक्स देने के लिए, टैक्स चोरी कम होगी और इन दी एंड सरकार का रेवेन्यू इससे बढ़ेगा ही, चाहे टैक्स रेट कम हो। कॉमन मैन कॉमन सेंस चाहता है, जो कि डिसीजन में मिसिंग था। हम सिंप्लिसिटी ढूंढते ढूंढते चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करते गए। सो दिस डिसीजन वॉज अंडरस्टैंडेबल बट नॉट जस्टिफाइड। यह देश सिर्फ इतिहास लिखने के लिए नहीं बना है, यह भविष्य गढ़ने के लिए भी बना है। हम वो भारत हैं जिसने हजारों सालों की चुनौतियों को झेलकर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सोचिए, क्या वही भारत आज पॉपकॉर्न के टैक्स पर बहस करेगा? थ्योरी में यह तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन सच्चाई में यह हमें रास्ते से भटका रहा है। पॉपकॉर्न के दाने गिनने में उलझ जाएंगे तो बड़ी तस्वीर कैसे देखेंगे? क्या यही हमारी प्राथमिकता है? मित्रों, हर फिल्म का एक हीरो होता है और भारत का हीरो हमेशा उसका विजन रहा है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों में फंस कर रह गए तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी।